नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे इंजीनियर गुलाम अली खटाना, जो एमपी हैं राज्यसभा। खटाना साहब, आपका स्वागत है। स्वागत है। आप पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आप पे जिम्मेदारियां और भी बढ़ती जा रही हैं, तायद होती जा रही है। खासतौर पर अगर बात करें अनंतनाग रजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो उसमें आपका बड़ा अहम रोल माना जा रहा है। आप मानते हैं इस बात को? विनोद जी, मैं पार्टी का बड़ा छोटा कार्यकर्ता हूँ। ये आपका बड़ापन है। आप सांसद हैं और हम काम पे बिलीव करते हैं जी, और काम करते हैं और लोगों में रहते हैं। मेरा अक्सर जाना रहता है कश्मीर में, राजौरी, पुंछ में, रियासी में, एरस्टवाइल डोडा में। मैं रिमोट इलाकों में जाता हूँ, लोगों में रहता हूँ। और अगर एक कार्यक्रम के बहाने से हम पुंछ जाएं या राजौरी जाएं, तो हम 10 तरह के नेचर के काम और भी करके आते हैं वहाँ जी। और लोगों के मसाइल है, हॉस्पिटल है, इस तरह जो एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं उनकी लोगों की बात करते हैं। हाँ। और ऑन द स्पॉट अफसरों से लोगों की इंटरेक्शंस करवाते हैं ताकि उनमें कम्युनिकेशन गैप कम हो जाए। बाकी काम है, काम हम करते हैं, जो भी बढ़ता चले उसको हम काम करते हैं जी। काम बड़ा या छोटा नहीं, काम काम होता है जी। खटाना साहब, सवाल यह है कि रिसेंटली पहाड़ी ट्राइब्स को एसटी का दर्जा दिया गया है और पहाड़ी और गुजर बकरवाल के बीच में वेज क्रिएट करने वाले बहुत सारे सियासतदान हैं, लेकिन आप उनके बीच में पुल का एक मेन पिलर हैं। जब आप पहाड़ियों से मिलते हैं या आप गुजर समुदाय से मिलते हैं, बकरवाल समुदाय से मिलते हैं, कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि इस ऑर्डर के बाद, इस बदलाव के बाद दोनों के बीच में इख्तलाफ बढ़ा है या कम हुआ है, या इख्तलाफ दिखता है आपको? देखिए, जो मेरी ज़ाती तरबियत है जी, और जिस पॉलिटिकल पार्टी में मैं हूँ, हमने यही सीखा है कि हम चीज़ों को जोड़ते हैं। नहीं, आपकी सोच ये तो हमने आपको और हम समाजों को जोड़ते हैं। देखिए, अल्टीमेटली होता क्या है विनोद जी, कि जब ये क्यों वेज क्रिएट की जाती है, ये लोगों में डिफरेंसेस क्रिएट करने की वजह क्या होती है? वजह होती है सियासी हेजमनी, पॉलिटिकल हेजमनी। लोग तकसीम होंगे। जैसे बड़े रीजन है जम्मू और कश्मीर, जम्मू और कश्मीर में भी एक वेज क्रिएट करेगी। एक आप देख लीजिए, जम्मू और कश्मीर के लोगों का जहन नहीं मिलता है जी। और फिर आगे सब रीजन्स जो हैं, जैसे राजौरी, पुंछ है, उसमें गुजर और पहाड़ी में एक, और उसमें पहले पार्टीशन से पहले जाट भी था। अब क्या है कि ये वेज इसलिए क्रिएट की जाती है कि जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होती है वो अफसरों के माध्यम से ये चीज़ें करती है ताकि अफसर जो हैं, लोगों को इतना समय ना लगे, उनकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाए आपसी इख्तलाफ में, और सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी है उस तरफ ध्यान ना जाए। ये इसकी जो मेरा जो अभी तक का जो ज़िंदगी का तजर्बा है कि रीजन्स में या सब रीजन्स में लोगों को डिवाइड कर दो किसी इश्यू पे, और उसके बाद सियासी जो पार्टी होगी सत्ता में, उसके लिए और अफसरों के लिए ईज हो जाएगा। लोग आपस में लड़ते रहेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगी, वो क्या काम करते हैं वो, क्योंकि आप देखिए 70 साल हो गए, प्रेशर ग्रुप्स नहीं खड़े होने दिए, सोशल तंजीमें नहीं खड़ी होने दी। पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी अपनी कंपल्शन रहती है क्योंकि उनको वोट लेना है। वो कोई जम्मू के लिए बोलेगी, कश्मीर के लिए बोलेगी, कोई थोड़ा बोलेगी, कोई ज़्यादा बोलेगी। लेकिन जो समाजी तंजीमें हैं ये नज़र रखती हैं कि जो सत्ता में पार्टी है वो क्या कर रही है, इसलिए लोगों में वेज क्रिएट कर दो। गुजर और पहाड़ी में क्यों वेज क्रिएट करी कि राजौरी, पुंछ में लोगों को समय ही ना मिले कि अफसर लोग क्या कर रहे हैं, वो वक्त की सरकार क्या कर रही है। जम्मू और कश्मीर में ऐसा वेज क्रिएट कर दो, और उसका लाभ किसको होता है? जो सत्ता में होगा, और इनडायरेक्टली ब्यूरोक्रेसी को। जी। वो नहीं काम करेंगे, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, प्रेशर ग्रुप्स नहीं होंगे। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जैसे जम्मू और कश्मीर के लोगों में भी है, इसी एनालॉजी पे वहाँ थी।
हमने जोड़ने का काम करा भारतीय जनता पार्टी। कितना जोड़ पाए हैं? मैं वही पूछ रहा हूँ, आप जब पहाड़ियों में जाते हैं क्या गुजरों को कोसते हैं? जब आप गुजर समुदाय के बीच में जाते हैं क्या वो सरकार को कोसते हैं? सवाल यह है। देखिए, जो लोग गुजरों को ये कहते हैं कि तुम्हारा हिस्सा पहाड़ी खा जाएंगे, बेसिकली वो गुजरों को देना नहीं चाहते, ना उन्होंने दिया, ना देना चाहते, ना आगे कभी दे सकते हो। गुजर को अगर कुछ भी मिला है 92 में तो वो नॉन कांग्रेस सरकार ने दिया है जी। अगर उनको नौकरियों में, जहां उसमें मिला था प्रोफेशनल कॉलेजेस में एडमिशन, वो चंद्रशेखर सरकार ने उस वक्त दिया था। और जो पार्टी हमेशा गुजर को वोट के तौर पर इस्तेमाल करती है, इन्होंने गुजर की वेलफेयर के लिए, ठीक है कुछ कहीं हॉस्टल बनाए होंगे जी, लेकिन उनका भी यही रखा गया कि उनको, वो एक साजिश थी कि गुजर को एक पुश्तानी जो उसका काम है, एक बच्चे को आपने उस एनवायरनमेंट से बिल्कुल उसमें लाया, जब वो ग्रेजुएट हो गया, चाहे तो वो उसकी जॉब लग जाए, तो बाद में वो ना वो खेत में काम कर सकता, ना वो। भारतीय जनता पार्टी का इसके इन चीज़ों के लिए थोड़ा अलग से व्यू है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो उसका पुश्तानी काम है वो एक मॉडर्न लेवल का, वर्ल्ड लेवल का, अगर वो भेड़ बकरी रखता है तो वो फार्मिंग करे, अगर वो भैंस रखता है उसमें मॉडर्न टेक्निक से आए, उसका दूध निकालने का, दूध को सेल करने का, उसको आउटलेट से, जानवरों को मॉडर्न टेक्निक से, उनका वो मर जाए उनके लिए खाने के लिए, उनको मतलब एक मॉडर्न टेक्निक, वैसे भी वो इकोलॉजी का एक हिस्सा है। मैं आपको बताऊं कि हमारा कई बार अफसरों को हम बोलते हैं कि भाई जो ये भेड़ बकरी है, खासकर भेड़ बकरी, गाय भैंस बैल जब जंगल से चरते हैं तो जो स्ट्रॉ है, जो आग का जरिया बनता है, वो उसको चुनते हैं और नेचुरल मैन्योर, और ये इकोलॉजिकल एक और वो जो आपके पहाड़ गिर रहे हैं वो क्यों नहीं गिरेंगे? क्योंकि वो इसलिए नहीं गिरेंगे क्योंकि वो ट्रिम करेंगे दरख्त को, दरख्त नीचे जाएंगे, धूप लगेगी। तो मेरा कहने का मकसद है कि हमारा ये है कि ट्राइबल कोई भी हो, जम्मू कश्मीर का कोई भी आदमी हो, वो नौकरी पे, हम उनसे बर्तन साफ करवाएं, वो नौकरी पे उसको 500 रुपए की नौकरी दे दे अढ़ाक पे। अब ये अढ़ाक का पिछले 30 साल का इतना स्टॉक, इतना नौजवानों का हिस्सा इन्होंने करा है, हम एक एक करके उसको बाहर निकाल रहे। और कई बार एलजी प्रशासन से मेरा और चीफ सेक्रेटरी साहब से और एचएम साहब से मेरी गुस्सा हो जाता हूं कि जनाब हमने तो इनको नहीं करा है इनके साथ साल, लेकिन ये मैं आपको बताऊं, साक्षर भारत मिशन कई 8 में बंद हो गया, बुजुर्गों को पढ़ाना था, 2000 रुपया पर मंथ था, लेकिन हमने एलजी प्रशासन से उनका 17 करोड़ रुपया भी बनवाया, उनको कोई उम्मीद ही नहीं थी जी। ये आपका एनवाईसी वाले हैं, आपका ये जो रहबर वाले हैं, आपका जो सीजनल टीचर्स हैं, इस तरह करके उन्होंने एहसाल करा है नौजवान का। भारतीय जनता पार्टी का इसके लिए विजन बड़ा डिफरेंट है। देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो साइंस में भी हो, मैथमेटिक्स भी पढ़े, और वो अपना जो पुश्तानी काम है उसको भी मॉडर्न तरीके से करे, ये हमारा विजन है। और वो नौकरी देने वाला बने, ना कि नौकरी के लिए वो दरबदर फिरे, वो स्टार्टअप स्टैंड अप के जरिए अपना जो उसका खानदानी काम है। में मेरा ये कहना था खटाना साहब, क्या पहाड़ी ट्राइब्स का वोट बीजेपी को मिलेगा? क्या गुर्जर समुदाय अपनी नाराजगी व्यक्त करके एंटी बीजेपी वोट डालेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं सोचा है कि हम वहां से पॉलिटिकल नर्चरिंग करेंगे, कि हम उनको पहाड़ी को एसटी देंगे तो वो हमारे वोट बैंक बनेगा। अमूमन सारी सियासी जमातें तो इसीलिए करती हैं, करती भारतीय जनता पार्टी अलग नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश को हित में रख के करती है, दुनिया को लीड करने के हित को रख के करती है, ट्रांसपेरेंसी को हित में रख के करती है। हम एक कमजोर इकोनॉमी से 11वें नंबर से 5वें नंबर पे हम कैसे आगे, और अभी दुनिया की हम कैसे बड़ी एक मैशियत बने, हम उस सोच रख के करते हैं। हम सबको, सब लोगों को ह्यूमन रिसोर्स समझते हैं। हम उनके लिए दिन रात, हमारा प्राइम मिनिस्टर सोचता है कि हर तबके के लिए, हर सेक्शन के लिए। आपने देखा होगा कि कभी किसी ने कश्मीर में ओबीसी का सर्वे भी नहीं करवाया कभी किसी ने। हमें ओबीसी कैसे दिख गया कश्मीर का?
हमें वो काम करने वाला कैसे दिख गया कि ये कारपेंटरी का काम करता है, ये नाई की दुकान चलाता है। Yes. ये हमें कैसे दिख गया कि ये मुस्लिम मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर इलाका है, उसमें हमने 5 लाख मजदूर से अब्दुल्ला मुफ्ती तक सबको फ्री दे दिया। हमें कैसे याद आ गया? हमें कैसे याद आ गया? इधर विनोद जी मैं बताऊं कि यहाँ 1 लाख का ठेका होता था जी, वो 2 करोड़ 5 करोड़ पे खत्म होता था। यहाँ 100 रुपया दिल्ली से आता था, 10 रुपये जमीन पे। उनके प्राइम मिनिस्टर्स ने बोला है, आज देश के वजीर आजम जब नरेंद्र मोदी जी बने, अगर एक सरपंच का सालाना 23 लाख कुछ हज़ार आया तो 23 लाख कुछ हज़ार ही उसके अकाउंट में डाला हमने। अगर किसान को 6,000 रुपये हम दे रहे हैं तो उसके अकाउंट में सीधा दे रहे हैं। अगर हम किसी को, हम देखिए ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग हर चीज़ को सियासत के साथ जोड़ते हैं। हमारा कभी दूर दूर तक ये नहीं है कि हमें गुजर भी हमारा है, पहाड़ी भी हमारा है, ओबीसी भी हमारा है, कश्मीर का कश्मीरी भी हमारा है, जम्मू का डोगरा भी हमारा है, जो और कोई माइक्रो सेक्शन है वो भी हमारी। हम इन चीज़ों को नहीं देखते हैं। हम ये देखते हैं अमन कैसे आए जी, हम देखते हैं कि इनका टूरिस्ट कैसे बढ़े, हम इनको देखते हैं कि इनका रोजगार कैसे बढ़े, हम देखते हैं कि इनके खेत खलियान कैसे, ये लोग खेत में काम कैसे करें। अमन होगा तो खेत में काम करेंगे। हम सोचते हैं रेडी फड़ी वाला जो है वो अपना रोजगार, उसके लिए प्राइम मिनिस्टर सोचता है। हम ये सोचते हैं पिछले 30 साल का जो बच्चों के, कश्मीर के खासकर बच्चों का, उनका स्ट्रेस कैसे खत्म हो, वो उनका वो उनके स्कूल में खेल का मैदान कैसा हो। आप सोचते हैं, बीजेपी सोचती है, लेकिन जब बीजेपी मंदिर मस्जिद की बात करती है, ट्रिपल तलाक की बात करती है, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करती है, क्या आपको लगता है कि कश्मीर का मुस्लिम कम्युनिटी जो है कमल के फूल को ऑप्ट करेगी? देखिए, आपने 3 बातें करी एक ही सांस में। ट्रिपल तलाक आपने कहा, एक आपने कोई मंदिर मस्जिद कहा, और तीसरा कौन सा कहा? सिटीजन जो एक्ट है। देखिए मेरी बात सुनिए विनोद जी, मैं बड़ा साफ और बड़ा सीधा आपको बता दूं कि ट्रिपल तलाक का मैंने, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं या जो बड़े बड़े इस्लामिक देश हैं, प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं करा है, उन्होंने वही करा है जो उनको कुरान ने दिया है। जो कुरान से साबित है वही, हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टियों को सूट करता है वो नहीं किया है। मुझे बताइए ना, कुरान उनको ले है ना, कोई आयत ले आए ना जो प्राइम मिनिस्टर ने कुरान के खिलाफ करा है। मतलब लोगों को बेवकूफ बनाने की क्या जरूरत है जी। दूसरा बात, आपने कौन सी बात करी? मंदिर मस्जिद की बात कर रहे थे। मुझे बताइए, देश में यहाँ हमारा 80% हिंदू मेजॉरिटी देश है। पिछले 1 सदी से ज्यादा का पेचीदा मसला था। वो चाहते तो हुल्लड़बाजी से बनाते। देश की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और उसके साथ ये भी करा कि मस्जिद को भी 5 एकड़ जमीन दे दो। मतलब आप उल्टा करके देखिए ना कि अगर हम जहां 80% होते तो हम हुल्लड़बाजी से बनाते। आप पेशेंस देखिए ना, आप देखो, एक साइड नहीं देखना है जी। कम से कम उस अदालत ने कहा है, अब उसको आप इधर उधर। और वैसे भी अगर मैं इसकी जाऊंगा नीचे तो वैसे फिर मैं बोलूंगा झगड़े वाली जगह में नमाज होती है या नहीं होती है, फिर मुसलमान मुझे कहेंगे ये कौन सा। अब मुसलमानों को जब इंजीनियर रशीद जाके गाय ज़बा करता है लाल चौक में, तो कोई मुसलमान हिकमत वाला बोलता ही नहीं है कि यार ये फर्ज नहीं है, यार ये वाजिब नहीं है, बिल्कुल यार ये सुन्नत नहीं है जी, यार ये मुस्तहब नहीं है। ये तो मुबाह में आती है कि आपने मीठे बिस्कुट खाए या नमकीन खाए, ठीक है। जब सिक्योरिटी होगी, फूड की कहत पड़ते होंगे तो जिंदा रहने के लिए इंसान को ये चलता होगा। बट इतना बड़ा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मुझे बताइए, कांग्रेस हदीस से साबित है क्या? एक निज़ाम है जमहूरियत, ये एक लोगों की आउटरीच होती है ताकि लोगों को डायरेक्ट उसका जो उसका प्रोग्राम्स हैं उसको वो डायरेक्ट ले सकें। जी।
ये फालतू की, मतलब फालतू की, आप सिटीजन अमेंडमेंट उसकी बात कर रहे हैं। मुझे बताइए विक्टिम कौन है? आप ले आइए, मुझे दरखास्त डलवाइए ना कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश, उसमें अफगानिस्तान में इतने मुसलमान विक्टिम हैं, हम होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे कि उन पर तशद्दुद होता है, हम करेंगे ना बात। मतलब प्रोपेगेंडा खड़ा करने की क्या जरूरत है? जो वो विक्टिम है तो वो आते हैं ना। अब उनके लिए वेलफेयर, हम किस लिए, हमें लोगों ने वोट दिया है? जो हमारे इर्द, अगर मुसलमान वहां विक्टिम है तो हम होम मिनिस्टर से, प्राइम मिनिस्टर से बात करेंगे। आए ना, लिस्ट लाए कि पाकिस्तान की हुकूमत उनको टार्चर करती है, उनको हक नहीं देती है, उनको कोई नहीं देती है, हम बात करेंगे। हवा खड़ा करने की क्या जरूरत है? जी, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरबियत और सोच सिर्फ ध्रुवीकरण करने की है, विपक्ष यानी कांग्रेस ये एलिगेशन लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पोलराइजेशन करती है। अरे मेरी बात सुनिए आप जी। बात करने से क्या होता है? कान बोलता है। आप कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी से आप पूछिए कि 40,000 जो मासूम कश्मीरी मरा है उसका जिम्मेदार बीजेपी है? आप पूछिए ना, आप किसी दिन बुला लीजिए उनको जी। आप उन्हें पूछिए कि जो कब्रिस्तान आपने भरे हैं, जो यतीम बच्चे हैं कश्मीर में, हमने उनको पत्थर के बजाय स्कूल भेजा है, हमने उनको प्ले ग्राउंड में भेजा है। आज मजदूर वहां फड़ी लगाता है, रेड़ी लगाता है, आज वहां दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। इस्लाम का बेसिक कंसेप्ट है अमन, पीस, वो हमने लाया है। और वो चाहते हैं, ये कौन होते हैं हमारा बचोलापन वो करने वाले? ये कौन है? हिसाब किताब वाली पार्टी कौन सी आ गई जी? ये चाहते हैं पीएससी में हम 4 लोग हमारे लगते थे, भाई वही लगेगा जो एलिजिबल होगा। सरपंच हमने नहीं पूछा कि हमने क्या बीजेपी के सरपंचों को 23 लाख सालाना दिया है क्या? हमने बीडीसी डीडीसी को, वो दूसरी पार्टियों के भी थे। अगर एक कांग्रेस सत्ता में होती तो ऐसी वेलफेयर स्कीम देती क्या? उनको देती तो रोका किसने था? मतलब हमने कोई रोक के तो नहीं ना रखा, उनको सत्ता में रहे वो, हमने उनको थोड़ी रोका कि लोगों के वेलफेयर की स्कीम्स बनाइए। आपने कब्रिस्तान के आकार की बात की कि लगातार बढ़ता गया और कौन इसके लिए जिम्मेदार है। कल ही बयान आया है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन का, उनका कहना है कि 1987 में जो रिगिंग हुई थी वो एक कारण था आतंकवाद का, और उन्होंने कहा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के बड़े नेता जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और ऐसे अधिकारी जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करे उनके खिलाफ FIR लगनी चाहिए। आपकी क्या राय है? देखिए, मैं, आप मेरी पार्लियामेंट की स्पीच देख लीजिए। आप अगर यहां बुरे मवारक चोरी हुआ, कांग्रेस रिस्पॉन्सिबल है। अगर यहां शिया सुन्नी फसाद हुआ, कांग्रेस जिम्मेदार है। अगर यहां 47 में जम्मू में कत्ल गारत हुई, उसकी कांग्रेस जिम्मेदार है। सिर्फ 40,000 की नहीं है, FIR। मैं कहता हूं इस पर कमीशन बनना चाहिए, और कमीशन मकर, और दूध का दूध पानी का पानी। कश्मीर के मासूम अवाम को, कश्मीर के मासूम अवाम की क्या गलती है? इस कांग्रेस ने उनके दिमाग में दोहरी ज़हनियत क्रिएट करी। ये खुद उनसे 96 में लोगों ने इनको 2/3 मेजॉरिटी दी, और ऑटोनॉमी के नाम पे इन्होंने वो डस्टबिन में डाली और उमर अब्दुल्ला साहब ने मिनिस्ट्री ले ली। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को भेड़ बकरी समझते हैं। ये उस भेड़ बकरी भी कीमती चीज है जी, ये उससे भी वो समझते हैं। ये Z++ सिक्योरिटी में रहते हैं और गरीब के बच्चे, अपने बच्चों को कैम्ब्रिज और कहां कहां पढ़ाते हैं और गरीब के बच्चों को पत्थर मारता रहे। देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज अरब मुल्कों के साथ, हमारा सऊदी अरेबिया से रिश्ता देखिए कितना करीबी है जी। आज दुबई से देखिए। खरान साहब, आपको लगता है कि इन्होंने पहले जो यूनियन गवर्नमेंट्स होती रही उनको ब्लैकमेल किया, धमकाया, पत्थरबाजी और अलगाववाद के नाम पर, पत्थरबाजी बढ़ जाएगी, ऐसा कीजिए, अलगाववाद बढ़ जाएगा? आप देखिए ना, जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे,
तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड में थे, तो उधर से बार्गेनिंग कर रहे थे। वो प्राइम मिनिस्टर साउथ अफ्रीका से कह रहे थे स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट, मतलब जम्मू कश्मीर को हम कुछ भी दे सकते हैं जी। और फारूक अब्दुल्ला साहब बार्गेनिंग कर रहे थे कि जीतूं या हारूं 96 में चीफ मिनिस्टर मैं बनूंगा। मुझे बताइए कि कांग्रेस की प्रॉक्सी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रॉक्सी के तौर पे बनाई। जम्मू का मुसलमान पावरफुल था, जम्मू के मुसलमान का मर्डर क्यों करवाया? क्योंकि वो शेख अब्दुल्ला को लीडर नहीं मानता था, कत्ल करवाया दिन दहाड़े इन्होंने 47 में, 2.5 लाख मुसलमान मरवाया एक साजिश के तहत कांग्रेस और इसने। मेरे से आप सच क्यों उगलाना चाहते हैं? कौन है रिस्पॉन्सिबल उसका? अगर हम रिफ्यूजी को 70 साल बाद दे सकते हैं तो इस पे भी कमीशन मुकर्रर हो सकता है जी। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जैसी रशिया और चाइना में डेमोक्रेसी है, भारतीय जनता चाहती है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि यहाँ पर भी, इंडिया में भी, भारत में भी इस तरह की डेमोक्रेसी हो। अब उनका कोई टेकर नहीं है इन बातों का। वो वक्त चला गया कि वो कश्मीर में कुछ बोला, जम्मू में कुछ बोला, दिल्ली में। आज आप कहीं भी बोलते हैं ज़मीन के नीचे भी वो पता होता है। आज ये स्लोगन कश्मीर में कोई टेकर नहीं है, कश्मीर में लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज इनको कौन वोट देगा? ये मौत के सुदागर हैं। ये जो आप अभी कह रहे थे अनंतनाग और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का कैंडिडेट है, मुझे बताइए पुंछ में 40% गुजर था, रजौरी में 40% गुजर जी, और इन्होंने इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैंक थोप दिया। किसने थोपा? ये मियां अल्ताफ सांबा में गया कि तुम्हारा हिस्सा रजौरी वाला खा जाएगा जी, कठुआ में गया तुम्हारा हिस्सा पुंछ वाला खा जाएगा, ये उधमपुर में गया। ये किस मुंह से जाएगा रजौरी और पुंछ में वोट मांगने? अनंतनाग की खा जाएगा, जम्मू के गुजर की खा जाएगा। अरे जिनकी 40% रजौरी पुंछ के गुजर की पॉपुलेशन थी रजौरी के, उसको आपने 10% रिजर्वेशन थी, आपने उसकी 40 बनती है एज पर पॉपुलेशन, आपने उसको 10 दी। मतलब एससी जाके कुपवाड़ा में 7% ले गया जी, पर गुजर जो है रजौरी और पुंछ का, जम्मू में गांधरबल में उसमें अनंतनाग में वो अप्लाई नहीं कर सकता था। जी। किसने बैन लगाया? गुलाम अली ने लगाया। खटाना साहब, ये जो पीडीपी और एनसी के आपस में तनातनी चल रही है, क्या देखते हैं? वर्चस्व की लड़ाई है। पीडीपी ने भी कह दिया कि हम तीनों के तीनों कैंडिडेट खड़े कर देंगे तीनों सीटों पर। कांग्रेस के ही बच्चे हैं, बड़ा छोटा, तो इनको मैं क्या कहूँ? नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ा बेटा है, पीडीपी छोटा बेटा है, अब तो बहुत बच्चे और भी हैं, अब मेरे से और क्या बुलाते हैं। लेकिन आपकी भी ABCD टीम कहा जाता है, आपकी भी 2-4 टीमें आपने भी खड़ी कर दी हैं, ये आरोप लगता है आप पर। आरोप लगाने से क्या होता है जी? आरोप लगाने से क्या होता है? लोगों को सब मालूम है कौन किसकी टीम है। हमारी जम्मू कश्मीर में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता करते हैं, उनकी वेलफेयर की चिंता करते हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल नर्चरिंग का दूर दूर तक कोई सियासी फायदा लेने का, भारतीय जनता पार्टी का मुफाद परस्ती का हम यहाँ अमल लाना चाहते हैं और यहाँ के लोकल नौजवानों की यहाँ अपने ढंग से वो अपनी आगे असेंबली में भी अपनी हुकूमत बनाए, इस तरह का भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। हम किसी फैमिली के 10 लोग सियासत में आ गए उनके खिलाफ नहीं है, हम उसके खिलाफ हैं कि बाप दादा से पार्टी में पावरफुल, बेटा पार्टी में पावरफुल, पोता पावरफुल जी। और जो टैलेंटेड आदमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में जी, जो टैलेंटेड आदमी है पीडीपी, जो टैलेंटेड आदमी है कांग्रेस में, उसको कभी मौका मिलेगा? हम ये बात करते हैं कि एक खानदानी राज है। हम खानदानी राज ये नहीं कहते हैं कि उनके 15 लोग सियासत में क्यों आ गए। हम कहते हैं कि जो बाकी लोग हैं, अब मैं सियासत में हूं तो मेरे बेटे की से हो पॉलिटिकल पार्टी में, मेरे पोते की हो, तो जो मेरे साथ हजारों की तादाद में लोग चल रहे हैं, क्या उनमें एक भी टैलेंटेड नहीं है? हमारा ये कहना होता है, उसका मकसद जी, हम खानदानी राज इसको बोलते हैं। चलिए, आखिरी सवाल खटाना साहब आपसे ये रहेगा,
आप मुस्लिम फेस हैं, राज्यसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के, और आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में कमल का फूल कश्मीर वैली से खिल सकता है? देखिए, कश्मीर में हमारी एक्सेप्टेबिलिटी है। मैं हर ज़िले में गया, मैंने वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का वीडीसी, डीडीसी, वो कॉरपोरेटर, वो आम आदमी किसी पार्टी से जुड़ा, मैंने उसको कभी पूछा नहीं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनको बैठाना, एडमिनिस्ट्रेशन को इंस्ट्रक्शंस देनी कि इनकी बात सुना करो, इनको स्माइल फेस से मिला करो, ये आप स्माइल फेस से मिलेंगे, ये आपकी बात करेंगे गांव में कि फलाने वाला अफसर अच्छा है। तो हमने इस तरह करके कश्मीर में काम करा। आज भारतीय जनता पार्टी की पूरी कश्मीर में एक्सेप्टेबिलिटी है। और जो हमारा एर्स्टवाइल डोडा है, जहाँ रजौरी पुंछ है, जहाँ मैं कहता हूँ कि मैं पूरे देश में जहाँ भी मुस्लिम वो सीट्स हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की मुस्लिम समाज में एक एक्सेप्टेबिलिटी है जी, सीधी सामने उनको पता आपने चला। ये नहीं बताया कि खिल सकता है कि नहीं? फूल खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा? फूल ही तो खिलना है, अब और क्या रह गया? जी कमल ही खिलेगा। और तो कमल के पास विजन है जी। कमल मुसलमान को वोट बैंक नहीं समझता, कमल दलित को वोट बैंक नहीं समझता, कमल ओबीसी को वोट बैंक नहीं समझता, कमल अपर जात कास्ट में कोई गरीब लोग हैं उनको वोट बैंक नहीं समझता, कमल अपर जात में कोई टॉप के लोग हैं। कमल ये सोचता है कि बिजनेस को, कम्युनिटी को भी, कॉरपोरेट को और मजदूर को भी, आखिरी आदमी को भी, ये दोनों देश के हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। ये देश को आगे लेके चलना है और टेक्नोलॉजी को भी और एनवायरनमेंट को, वातावरण को भी साथ लेके चलना है। इसलिए कमल का ये विजन है। कमल जो है वो सब रीजन में नहीं फंसता, कमल जो है वो जात पात में नहीं फंसता। कमल का फूल इसलिए खिलेगा क्योंकि वो रिलीजन में नहीं फंसता, इसलिए वो इन चीजों से बालातर है, ऊपर है। इसलिए कमल ने के मन में ये है कि मुसलमान जो है एक हाथ में कंप्यूटर रखे और एक में कुरान रखे। इनके पास सौदा ये है, इनके पास सौदा क्या है? मुसलमान बैकवर्ड बने, मुसलमान माफिया बने, मुसलमान अपना हक ना मांगे, मुसलमान उस स्टेट का जहाँ उसका हिस्सेदार ना बने, वो सिर्फ एक वोट बैंक तक रहे। ये अब मुसलमानों को समझ आ गया। जी, खटाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा आप स्टूडियो में। शुक्रिया। तो दर्शकों बनिए रहे देश दुनिया की खबरों के लिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।